गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर। स्टूडेंट्स, मुझे आपसे थोड़ी, मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम लोग समझेंगे, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में हम लोग सबसे पहले आपको बताएं कि हम लोग डेफिनेशन समझने वाले हैं। डेफिनेशन समझने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो हमारा देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मैथमेटिकल मेजरमेंट्स मेजरमेंट measurements of occurrence of occurrence of any event of any event any event। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि यदि हम कोई भी इवेंट को, कोई भी हमारा इवेंट है ना, कोई भी इवेंट यदि होता है, उसका जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखते हैं उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे हमारा मान के चलो, हमने क्या किया कि एक हमने कॉइन को टॉस करता हूं, तो वो यदि हेड आता है, तो हेड आना, यदि हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आना, तो हेड को आप लोग कैसे लिखते हो, 1/2। तो उसी को क्या किया, 1/2 जो फॉर्म में लिखे ना मैथमेटिकल फॉर्म में, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी यही हमने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट्स ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट का होना, उसको जो मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखोगे उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। अब अपन जो समझने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट का भी हम डेफिनेशन समझते हैं कि एन ऑपरेशंस एन ऑपरेशन इज said to be is said to be experiment 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 if 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 it's if if its outcomes 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 are well defined outcomes are well defined। देखो, कोई भी हमारा कोई भी ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, वो मेरा एक्सपेरिमेंट तब कहलाएगा जब उसके आउटकम्स हमारा वेल डिफाइंड हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि अपना डाइस को थ्रो करोगे, तो अपना आउटकम्स जैसे 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, यहाँ तक क्या है, सारा आउटकम्स डिफाइंड है। यदि कहीं अपन डाइस थ्रो कर रहे हैं और 7 आना, तो 7 तो आ नहीं सकता है, तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके जितने भी कुछ भी आप जैसे जो भी आपका आउटकम होना चाहिए, उस सभी के सभी हमारा डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो अब हम समझते हैं। तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एन एन एक्सपेरिमेंट एन experiment is said to be is said to be random experiment random experiment random experiment if we know all the outcomes all the outcomes all the outcomes of an experiment of an
experiment of an experiment in advance, but we can't say we can't say about actual outcomes। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा जब उस एक्सपेरिमेंट का सभी आउटकम्स आपको पहले से मालूम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा वो यदि अपन को पता नहीं रहता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को ही हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे आपको समझो एग्जांपल से, यदि मैंने डाइस को थ्रो किया, डाइस जब अपन थ्रो करेंगे तो अपन को एडवांस में पहले से मालूम रहता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इस सारा हमें एडवांस में मालूम है, इस 1 to 6 में से कोई ना कोई नंबर आने वाला है। लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा ये अपन को नहीं मालूम होता है, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को ही हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई बेटा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। तो देखो सेट, अभी इसका ये क्या होता है कि हमारा कि सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment is called sample space। समझो, यदि हमने इस एग्जांपल से हम लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने डाइस को थ्रो किया, है ना, डाइस को डाइस को हमने थ्रो किया, थ्रो ए डाइस को हमने थ्रो किया। तो देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनने वाला होगा कि हमने डाइस जब थ्रो किए या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसमें से कुछ न कुछ तो नंबर, इतने सारा पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है ना इस एक्सपेरिमेंट का। तुमने डाइस थ्रो किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें से क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इतना ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यही होता है सैंपल स्पेस। उस एक्सपेरिमेंट का जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है वो सारा इसमें आ जाता है। अब यहाँ से देखो, कभी कभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछ जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब सैंपल स्पेस हम लोग समझ गए ना। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे कौन सा, इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, तो देखो इवेंट देखिए, हमारा इवेंट क्या होता है वो हम समझते हैं। देखो इवेंट any subset of a sample space represents event। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका देखो कि सेट के अंदर में जो जो एलिमेंट्स लिखा होता है वो सब सबसेट कहते हैं। तो जैसे बेटा यहाँ पे डाइस को थ्रो किए, 1 2 3 4 5 6 ये सब सारा ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ये सारा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा टर्म्स है ना। तो इसमें से कोई भी एक टर्म्स, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे 5 क्या हो गया, सबसेट हो गया।
तो सबसेट फाइव फाइव एक आना एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, या 4 का आना एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 आना एक इवेंट है, 2 आना एक इवेंट है। तो वही मैंने बोला कि किसी भी सैंपल स्पेस के जो सबसेट होते हैं ना, वो सभी एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं। नाउ नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, अब से कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप समझते हैं? तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इट इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व it involve all the cases all the cases all the cases which are not belongs to which are not belongs to event occurrence of given event, हाँ, occurrence of given event, occurrence of given event, given event, occurrence of given event। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि यदि सोचो कि हमने यहाँ पे ऐसे हम लेते हैं कि ए बी ए एनी एनी इवेंट, यदि ए कोई इवेंट है, देन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो हमारा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं? या तो आपको क्या होगा, वो हमारा ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट्री, या नहीं तो बेटा यहाँ पे ए डैश लिख देते हैं, या नहीं तो फिर हमारा ए पे हमारा इस तरह से बार देते हैं। इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोचो कि हमने यहाँ पे डाइज को थ्रो किया, थ्रो ए डाइज में एग्जांपल लेते हैं कि हमने एग्जांपल में थ्रो ए डाइज, देखो डाइज को थ्रो किया, तो देखो हमारा सैंपल स्पेस तो इतना तो श्योर है, सैंपल स्पेस क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, और अब हम यहां से लेते हैं क्या कि हमारा ए कोई जो है, ए जो है, ए हम लेते हैं कि इवन नंबर का आना, इवन नंबर आना। तो ए का हमारा सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है, यहाँ से 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें से, अब इसमें से देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हमारा रिप्रेजेंट करेगा, तो जो सैंपल स्पेस में से जो जो इवेंट बच जाते हैं, ए वाला जो हटा के, कि जो बच जाएंगे वो सभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब ऑड नंबर ही सारा तो बचेगा, ये मेरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट का हमारा हो जाता है। मतलब आप यदि आप ये ऐसे भी आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यदि m है, और यदि नंबर ऑफ a यदि m है, तो देन आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एक डैश कितना हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ ए लिख दोगे, तब हमारा हो जाता है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि n माइनस एम के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां से ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। देखो इक्वली लाइकली इवेंट हमारा क्या होता है, देखो ए एंड बी इज सेड टू बी इज सेड टू बी equally likely event if they occurs in
इक्वल वेज, इक्वल वेज, इक्वल वेज। मतलब ये यदि हम सिंपल वे में इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा नंबर ऑफ ए, यदि हमारा नंबर ऑफ यहाँ पे, यदि मेरा यहाँ पे ऐसा रहे कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, यदि नंबर ऑफ बी हो जाए, ये मेरा कंडीशन आ जाए, ये आ जाए, तो हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा कि ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली, लाइकली इवेंट, हम कह सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जिसे हम एग्जांपल से यदि हम समझें कि हमारा, कि हमने यहां से यदि कोई भी डाइस को हम थ्रो करते हैं, थ्रो ए डाइस, थ्रो ए डाइस, डाइस को थ्रो करते हो, तो अभी हमने डाइस थ्रो करने के बाद हम यहां से क्या करते हैं कि ए सोचते हैं कि ए मेरा ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आए, और हमारा यहां से, और बी के बारे में हम सोचते हैं कि बी जो है हमारा इवन नंबर आए, इवन नंबर आए। ठीक है, तो एक एग्जांपल्स हम लिखते हैं, पहला एग्जांपल्स। तो यहां से देखो क्या हो रहा है कि यदि ऐसा है तो हमारा ए में हमारा एलिमेंट क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आएगा और 5 आएगा। जबकि बी में हमारा क्या आने वाला है, बी 2, 4 और 6 आएगा। तो देखो इसमें इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ए और यहाँ पे 3 आ रहा है और नंबर ऑफ बी भी 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल आ गया, तो मैं इसे कह देंगे इक्वली लाइकली इवेंट। ये हमारा क्या कर रहा है। अब देखो दूसरा, यदि ऐसा सोचे कि हमें यहां से सेकेंड में हम ऐसा सोचते हैं कि ए जो हमारा ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आता है, और बी यदि मेरा ये ऐसा आता है कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 3 आता है, ग्रेटर देन 3 लिखा हूं। तो यहां से देखो हमें इसका यदि हम बनाते हैं सैंपल, कौन कौन सा नंबर ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, 1, 3 और 5 आता है। और बी हमारा सेट क्या बनेगा, ये 3 से ग्रेटर मतलब क्या हो गया, 4, 5 और ये मेरा 6 हो गया। तो देखो इसमें भी क्या हो गया, नंबर ऑफ ए हमारा 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 3। तो अब भी ये हमारा क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट, और ये भी इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। मतलब यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है नंबर सेट के अंदर में क्या आ रहा है, बस इससे ये मतलब है कि हमारा दोनों नंबर्स जो ना इक्वल आना, नंबर ऑफ वेज इक्वल आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इवेंट, या इसको अपन कह सकते हैं कि डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट। चलो ये क्या होता है हम समझते हैं। ये हमारा क्या होता है अब हम समझते हैं कि देखो टू इवेंट्स, रुको इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि टू इवेंट ए एंड बी is said to be mutually exclusive, mutually exclusive event, exclusive event if if one, if occurrence of, if occurrence of one event, one event, one event prevent, prevent मीन्स क्या होता है, रोकना, prevent occurrence of second event, second event, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा एक इवेंट दूसरे इवेंट को रोके,
यदि हमारा यहाँ से ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि सिंपल वे में इसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, इफ ए एन बी आर बी आर डिसजॉइंट इवेंट, यदि हम डिसजॉइंट इवेंट यदि है, तो देन बेटा एक बात तो श्योर है कि आप ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालोगे ना, वो मेरा फाई आएगा। मतलब आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए हमेशा। तब तब क्या होगा, एक इवेंट दूसरे इवेंट को रोकेगा। जैसे हमारा यहाँ से एग्जाम्पल से हम सभी समझे, एग्जाम्पल से तो देखो यहाँ से एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये वही हमारा है कि थ्रो ए डाइज को थ्रो करो, और एक हमारा जो है, एक ए लेते हैं कि हमारा ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आ रहा है, और बी हमारा क्या है, इवन नंबर आता है, इवन नंबर। तो इसका यदि हम सेट बनाए तो सेट हमारा क्या आने वाला है, 1 3 और 5, और बी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से 2 4 और 6 होता है, 6। तो देखो इस दोनों में से यदि आप देखोगे, यदि 1 आएगा तो बी का इवेंट नहीं आएगा, यदि 2 आएगा तो ए का नहीं आएगा, ये 3 आएगा तो बी का नहीं आएगा, 4 आएगा तो ए का नहीं आएगा, 5 आएगा तो बी का नहीं आएगा, 6 आएगा तो ए का नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, एक इवेंट दूसरे इवेंट को रोका। अभी यदि ऐसे दूसरे वे में इसको समझना है तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो हम कह देंगे कि ये इवेंट हमारा क्या है, कौन सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एक एक होता है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट हमारा क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, इस सेट ऑफ a set of event a set of event is called exhaustive event. Exhaustive event, exhaustive event if in any experiment, in any experiment in any experiment at least one event should be happen every time, should be happen every time, should be happen every time, every time। देखो यदि कहो ना, यदि सिंपल वर्ड में समझना है कि इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, तो इतना तो सही है बेटा। देन हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी आप निकालोगे ना, वो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। यदि हम ऐसा, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल आता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट के बाद हम लोग अब जो समझने वाला मतलब क्या हुआ, एक इवेंट हमेशा चलते ही रहना चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस का हर एक इवेंट हमेशा होना ही चाहिए, तब ये सभी को हम कह देंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। ये देखो इसका ये एग्जांपल हम कह सकते हैं, ये ऑड नंबर इवन नंबर, तो ए और बी हमारा एग्जॉस्टिव होगा, एड एक एक इवेंट हमेशा चलते रहना, तो ये मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। एक भी हमारा यदि इंटरसेक्स आप यूनियन करोगे सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा ना, तो आप समझ लेना कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कौन सा, classical definition of probability classical definition of probability। देखो ये हमारा क्या होता है, देखो होता क्या है,
ये हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, अकरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है बेटा, मतलब इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, जहां पे हमारा ये क्या होता है, एम एम हमारा क्या होता है कि हमारा फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ये हमारा होता है कि किसी की हम प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड आउट करना है तो हम फेवरेबल्स अपॉन क्या बोलते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसी फार्मूला से हम लोग क्या निकालना है, हमें क्या करा, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना रहता है। इसमें देखो, यदि इसमें कुछ हम एक दो पॉइंट हम समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि m अपॉन n की वैल्यूज, यहां से देखो केस वन हम लिखते हैं, केस वन यदि m अपॉन n जो है इसकी वैल्यूज कभी कभी जीरो होगा, और ये जीरो मतलब क्या हुआ, एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये हुआ, ये तो इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल्स, ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, 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 इम्पॉसिबल केसेस, ये इम्पॉसिबल के इवेंट होगा, या केसेस कह सकते हो, या आप इसको इवेंट कह दो, इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है ना, कुछ ना कुछ तो, कोई एक्सपेरिमेंट करो तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए एम की वैल्यू। और सेकेंड यदि, हाँ ये सेकेंड केस में एक बात जरूर आती है, और आती क्या है वो देखो कि m अपॉन n की वैल्यूज ये वन आ जाए, मतलब डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू वन, तब हमारा क्या होता है, इससे मीनिंग ये है कि ये मेरा श्योर इवेंट को बताता है, श्योर इवेंट। ठीक है बेटा। अब नोट में कुछ हम पॉइंट हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा नोट में फर्स्ट पॉइंट कि हमें कभी ऐसा रहता है कि फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या रहेगा कि हमारा कि ऑड्स दो तरह के रहते हैं क्वेश्चन, ऑड्स फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का। तो ऑड्स, ऑड्स इन फेवर, इन फेवर ऑफ इवेंट, इवेंट ए इज इक्वल टू होता है बेटा फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम इसको थोड़ा सा समझे तो ये हम क्या कर सकते हैं कि हमारा क्या हो गया इससे कि ये फेवरेबल केसेस का, फेवरेबल केस का प्रोबेबिलिटी अपॉन क्या हो गया, इनफेवरेबल, इनफेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी एक तरह से हो गया नहीं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इन फेवर का यदि रहता है कहीं पे लिखा हुआ है तो आप पी ए अपॉन पी डैश करेंगे। और सेकेंड सेकेंड पॉइंट पे हम लोग समझते हैं, सेकेंड सेकेंड जो बेटा रहता है ना कि ऑड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक तरह से हम कह सकते हैं क्या निकल के आया मेरा यहाँ पे, यदि हम समझे तो ये मेरा क्या हुआ, क्या उल्टा हो गया नहीं कि इनफेवरेबल, इनफेवरेबल केस अपॉन फेवरेबल केस, फेवरेबल केस। हाँ एक बात और समझो, जब भी आप इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दो प्रोबेबिलिटी का जो है, ये जो दो प्रोबेबिलिटी है इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज वन से ग्रेटर या वन से छोटा पॉसिबल है। यहाँ पर भी सेम कहानी चल रहा है, देखो ये वन से छोटा और वन से के वन से ग्रेटर और वन से छोटा पॉसिबल, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब कुछ हमारा यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ हमें सैंपल स्पेस का कुछ मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे हमारा ये कौन सा केस रहता है, तो मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे देखो नोट में करके हम इसको लिख देते हैं कि इसको जरूरत भी पड़ेगा और इसका ट्रिक भी हम आपको बता देंगे कि इसको किस तरह से लर्न करके रखना है। यदि हमने ऐसा करते थ्रो टू डाइज एक साथ, थ्रो टू डाइज, थ्रो
थ्रो टू डाइज, टू डाइज, टू डाइज साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ हमने हमें किया। तो देखो इससे हमारा क्या क्या आ रहा है कि देखो क्या क्या हो सकता है, टू डाइज आप थ्रो करोगे तो यहां से 1 1 आएगा, या क्या, रुको एक मिनट, सॉरी, हम्म देखो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 आ सकता है, या 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या 1 4 आ सकता है, या 1 5 आएगा, या 1 6 आएगा। ठीक है, या नहीं तो क्या होगा, ये 2 1 आ सकता है, या 2 2 आए, या 2 3 आएगा, या 2 4 आएगा, या 2 5 आएगा, या 2 6 आएगा, या मेरा यहाँ पे 3 1 आएगा, या 3 2 आएंगे, या 3 3 हो सकता है, या 3 4 आ सकता है, या 3 5 आएंगे, या 3 6 हो सकता है, या नहीं तो 4 1, या 4 2, या 4 3, या मेरा 4 4, या मेरा 4 5, या 4 6 हो जाए। नहीं तो 5 1, 5 2, 5 3 और 5 4, 5 5 एंड 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6 हमारा ये इतने टोटल हमारा कितना होगा, 36 हमारा पॉसिबल है नहीं। लेकिन अब यहाँ इसमें देखो, इसमें से देखो कुछ हमने ऐसा क्यों कराया, देखो यहाँ पे देखोगे ये मेरा क्या है, यहाँ से ये क्या हो गया, सम हमारा इसकी दोनों डिजिट का सम 2 आता है। इसी तरह से जब आप इसको देखोगे, इसको देखोगे तो इसका सम हमारा कितना आता है, यहाँ पे ये देखो 3 आता है। इसी तरह से आप इसका देखोगे तो सम हमारा कितना आता है, यहाँ से देखो सम हमारा 4 आता है। इसी तरह से अभी ये सारा डिजिट को एक साथ हम लिखते हैं तो देखो हमारा कितना आता है, सम हमारा 5 आता है। इसी तरह से हम ये वाला डिजिट को देखो एक साथ हम लिखें तो यहाँ से, तो ये मेरा सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर हम 6 वाला ये देखो जो सम हमारा होता होगा कौन सा हमारा, यहाँ पे ये s इज इक्वल टू 7। फिर हमारा इसका देखो एक तरह से ये s कितना हो गया, सम 8 हो गया। इस सभी डिजिट का सम देखो, दोनों डिजिट का सम 8 ही आते हैं। यहाँ पे बेटा 9 आ रहा है। फिर हमारा यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा क्या होता है, ये 10 आता है। फिर हमारा ये देखोगे तो ये हमारा 11 आता है, और ये देखो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12। अब देखो देखो मतलब क्या होगा, ये इसलिए इसे बना के देखा, यदि आपसे पूछे जाएंगे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू डाइज आर थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ या टोटल 10, तो आप टोटल 10 मतलब क्या हुआ कि S10 वाला तो टोटल कितने हैं 1 2 3, आप लिख दोगे 3/6। लेकिन ये डाइज को लिखना, ये जो पूरे जो हम सैंपल स्पेस लिखना थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि क्योंकि इतने तो आप लिखोगे नहीं तब तक में पता चलेगा कि इससे हमारा एग्जाम का बहुत सारा टाइम निकल गया। तो आप इसको कैसे करना, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे बेटा यहाँ पे हमने क्या करते ऐसे, ऐसा लिखा, देखो अब जो हम लोग लेते हैं, देखो यदि ये 1 वाला सिर्फ है तो ये s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 12। यदि आप देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 12 वाले और 2 वाले, सम जिसके 2 हो एक ही है, और 12 वाले का एक ही है। इसी तरह से देखो यहाँ से कि हमारा 2 2 वाले, टोटल जो 2 2 डिजिट वाले वो कितने रहते हैं, s इक्वल टू 3 वाले और s इक्वल टू 11 वाले। देखो 11 में भी हमारा क्या है, 6 5 और 5 6 आता है, और यहाँ पे 2 1 और 1 2 आता है। इसी तरह से आप देखोगे टोटल हमारा ये कितना, ये S3 वाले, ये 3 वाले, तो हमारा s इक्वल टू 4 इधर से, और s इक्वल टू बेटा यहाँ पे 10 आता है।
इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे कि ये 4 वाले तो हमारा s इक्वल टू 5 एंड s इक्वल टू यहाँ पे 9 वाला आता है। फिर हमारा यहाँ से देखो 5 वाला, जब हमारा यहाँ पे 5 टोटल रहते तो ये s इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू कितना, ये मेरा कितना हो गया, इधर इधर 8 आता है। ठीक, अब और ये देखो हमारा कौन सा, ये 6 वाले, तो मेरा सम कितना यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, ये देखो कि हमारा यहाँ पे 7 और ये मेरा यहाँ पे कितना बचा, इस 7 सॉरी इधर 6 7 वाले, सॉरी 7 वाले सिर्फ एक ही है, 7, तो वो सिर्फ एक ही रहता है। एक मिनट सॉरी, रुको एक मिनट, तो यहां से देखो ये मेरा इस जो है एस, ये मेरा क्या कौन सा 6 वाले, जो कि सम कितना होता है, ये 7 होता है। तो मतलब कैसे चलता है, देखो यहाँ से कि मेरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हो, इस तरह से चलता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यहाँ से देखो, आप इसे तो तुरंत तुरंत लिख पाओगे कि यहाँ पे जैसे 4 का है तो 4 का कितने कितने रहते हैं, 3 3 के रहते हैं, 4 में हमारा 3 3 के रहते हैं, तो कितना हो गया 4 और 10, 3 3 वाले टोटल 6 हो जाएंगे। तो इसे देखो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पहले करेंगे तब आपको और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखे रहे हैं, ए पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टोटल 8, डबल 8 या टोटल 7। तो देखिए, देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले देखो टोटल हमारा, सबसे पहले देखो दो डाइज को आप थ्रो करते हो तो टोटल कितने हो सकते हैं, 9 सैंपल स्पेस 36, वो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 36 हमारा यहाँ पे देख रहे हो, ये टोटल हमारा 36 है ना, टोटल टोटल 36 होता है। अब देखो हमें क्या आ रहा है कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा क्या हो रहा है, टोटल 8 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ 8, देखो 8 वाला कितने हैं, 8 वाले इधर देखो 8, टोटल 8 आना चाहिए, तो टोटल 8 हमारा कितना होगा 5 ही ऐसा है, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो हमारा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसकी, ये टोटल हमारा यहाँ से पता भी चल रहा है, टोटल 8 का मतलब यहाँ पे 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब क्या हो गया 5 अपॉन 36। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा डबलेट आना चाहिए, डबलेट, तो डबलेट में देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, डबलेट कौन सा केसेस होते हैं, जो ये वाला केसेस होता है ना कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट, तो टोटल कितने हो गए 6, तो टोटल हमारा कितना हो गया 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कितना हो गया 6 अपॉन 36, मतलब 1 अपॉन 6 होता है। थर्ड में देखो हमारा कितना, टोटल 7 होना, तो टोटल 7 कितना होता है, एक ही केस होते हैं टोटल 7 वाला, ये वाला केसेस हमारा देख सकते हो ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 टोटल, तो टोटल 6 ही होगा, यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस के इक्वल, मतलब 6 अपॉन 36, मतलब 1 अपॉन 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन है हमारा, इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट्स 3:5, then then the probability of non-occurrence of events, फर्स्ट ऑप्शन 3/5, सेकंड ऑप्शन 5/3 एंड थर्ड ऑप्शन हमारा 3/8 एंड फोर्थ ऑप्शन 5/8। देखो इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हम सॉल्यूशन इसका देखें तो देखो यहाँ से क्या लिखा है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर हम समझते हैं, यहाँ से देखो ऑड्स इन हम फेवर हम लोग समझते हैं कि ऑड्स इन फेवर हमारा क्या होता है, पी ए अपॉन पी ए डैश, यहाँ पे है ना पी ए अपॉन पी ए डैश, तो पी ए अपॉन पी ए डैश यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे क्या ऑड्स इन फेवर लिखा है, तो पी ए अपॉन पी ए
डैश, ये लिख लिया, और इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3/5। देखो अब यहां से हमें क्या करते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फिर क्या कर रहा है, नॉन अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, मतलब हमें निकालना है पी ए डैश की वैल्यूज कितनी होंगी। तो देखो आप क्या करो, यहाँ से अपन ये बात तो आप जानते रहते हैं कि किसी भी कभी भी हमारा अकरेंस प्लस नॉन अकरेंस का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो इसको यदि हम यूज करें तो इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं ना, इसके जगह पे, तो ये 1 माइनस पी ए डैश अपॉन यहाँ पे पी ए डैश इज इक्वल टू 3/5 होगा। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 माइनस 5 पी ए डैश इज इक्वल टू 3 पी ए डैश के इक्वल। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 8 पी ए डैश के इक्वल हो गया। तो मतलब यहाँ से पी ए डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 5/8। तो जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इफ द ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट बी 2:3 देन probability of its occurrence is first option 1/5, second 2/5, 3/5, third option and fourth option 1। देखो इसका भी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा ही है। देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखा है कि सबसे पहले ऑड अगेंस्ट ऑफ इवेंट, मतलब ऑड अगेंस्ट आप समझते हो ना, यहाँ से ऑड अगेंस्ट हमारा क्या रहता है, यहाँ पे होगा ऑड अगेंस्ट, यहाँ से देखो ये क्या होता है ऑड अगेंस्ट का, तो पी ए डैश अपॉन पी ए। तो आप यहाँ से लिखोगे क्या कि पी ए डैश अपॉन पी ए इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 2:3, तो 2 हमने 3 लिख दिया ना। अपन से पूछा क्या जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का, मतलब हमें पूछा जा रहा है पी ए की वैल्यूज कितनी होगी एक तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसे इस फॉर्मूला से, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बेटा 2/3। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 और 3 पी ए इज इक्वल टू 2 पी ए के इक्वल, तो 3 इज इक्वल टू 5 पी ए के इक्वल हो गया। तो पी ए इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3/5। तो देखो कोई ऑप्शन होगा 3/5, तो थर्ड ऑप्शन हमारा 3/5 है। बेटा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।